हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो है फॉर चैप्टर सॉलिड स्टेट एंड फॉर क्लास 12th। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स एज। सो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ एक क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम एक डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं डेंसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए। डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो हम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करते हैं। सो ये रहा एक क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम सपोज करते हैं, सपोज जो एज है ऑफ यूनिट सेल वो है ए पिकोमीटर की, ठीक है, उनकी लेंथ ए पिकोमीटर है। नाउ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, per unit cell, it is equal to capital Z. Atomic mass of element, it is equal to capital M. Now हम निकालेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। फॉर्मूला होता है मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मास ऑफ यूनिट सेल। Now mass of unit cell, it is equal to number of atoms in unit cell multiplied by mass of each atom. Now number of atom को हमें डिनोट किया था Z के साथ एंड मास ऑफ ईच एटम इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल m के साथ। नाउ ये जो स्मॉल m है, मास ऑफ ईच एटम, इट इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एटॉमिक मास का हमने कैपिटल M से डिनोट किया है एंड एवोगैड्रो N नॉट से। सो मास ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला बन जाएगा Z, स्मॉल m की जगह हम इसको पुट अप करेंगे दिस थिंग, ठीक है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इट इज इक्वल टू A क्यूब। यहाँ मैं A की यूनिट ले रही हूँ पिकोमीटर के अंदर। 1 पिकोमीटर के अंदर 10 की पावर -12 मीटर होता है। अगर मैं 1 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना चाहूँ, सो 1 पिकोमीटर विल बी इक्वल टू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। तो ये है रिलेशन पिकोमीटर और सेंटीमीटर के अंदर। तो अब मैं इस पिकोमीटर की जगह सेंटीमीटर को लेके आऊँगी। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू A, हम पिकोमीटर को चेंज करने जा रहे हैं सेंटीमीटर के अंदर, ये हो गया वॉल्यूम। इसे ओपन किया जाएगा। नाउ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, इट इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मास ऑफ यूनिट सेल की जगह आप इसको लिखोगे एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की जगह इसे लिखोगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनका फॉर्मूला कैसे बना है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो फॉर्मूला बिकम्स नाउ डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, ये तो है नंबर ऑफ एटम। सो हम लेंगे यहाँ पर यूनिट एटॉमिक मास की, क्योंकि एटम की तो कोई यूनिट है नहीं यहाँ पर। सो इट बिकम्स ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। सो पर मोल को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। एवोगैड्रो नंबर का ही होता है मोल इनवर्स यूनिट एंड इसकी वॉल्यूम की यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। कैंसिल हो जाएंगे तो डेंसिटी की यूनिट आ गई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
ये आ गई आपकी डेंसिटी की यूनिट। नाउ हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे डेंसिटी के ऊपर बेस्ड, बट उससे पहले हम करेंगे कुछ रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड एच एंड बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड ए, और आफ्टर दैट हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डेंसिटी फॉर्मूला। नाउ जो यहाँ पर रिलेशनशिप करवा रही हूँ डी एंड ए के बीच में, यहाँ पर डी क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, एंड ए है एज ऑफ यूनिट लेंथ। सो हम बना रहे हैं, सबसे पहले ये जो रिलेशनशिप है हम डिराइव करेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ड्रॉ कर लेते हैं। अब सिंपल यूनिट सेल में जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो सिर्फ कॉर्नर्स पे सिचुएटेड होते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर सिंपल वन, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ना इसमें जो डिस्टेंस है बिटवीन नियरेस्ट नेबर यानी डी, वो होगा ए बी के बराबर। अब यहाँ पर हम पहले तो डिराइव करेंगे कि ए बी जो मैं कह रही हूँ वो है क्या। इसको मान लीजिए आप ए बी, ठीक है। तो ये होगा आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और यहाँ पर हम एच मान रहे हैं ए, तो ये क्या है, ए बी कितने के बराबर है, ए के बराबर, क्योंकि ये एक एच होती है। सो डी विल बी इक्वल टू ए। इन दोनों के बीच में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है डी, अब वो कितने के बराबर होता है, ए बी के बराबर, और ए बी क्या है, एच लेंथ, और हमने एच को डिनोट किया है ए से, तो D इज इक्वल टू ए। नाउ इसमें रिलेशन में आपको R और A के बीच में भी बताऊंगी, दोनों की साइमल्टेनियस रिलेशंस बताऊंगी। तो आपने D और A के बीच में देखा, अब हम देखेंगे R और A के बीच में, यानी R यानी एटॉमिक रेडियस एंड A अगेन एज होती है ऑफ यूनिट सेल। नाउ अगर प्योर एलिमेंट है तो उसके लिए रेडियस होता है D/2। अब D कितना आया है, A, सो आप D की जगह A लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा रेडियस और A के बीच में रिलेशन। नाउ हम स्टार्ट करेंगे दूसरा रिलेशनशिप फॉर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स प्लस हर फेस के सेंटर में होते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है बिटवीन नियरेस्ट नेबर विच इज़ डी, वो होगा हाफ ऑफ ए सी, ए सी का वो हाफ होगा। अब जब मैंने आपको डेरिवेशन करवाई थी फॉर पैकिंग एफिशिएंसीज फॉर सिंपल फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर, तो इसमें आपको मैंने ए सी की एक वैल्यू करवाई थी विच वॉज इक्वल टू √2a। मैंने आपको उस टाइम ये डिराइव कराई थी। सो ए सी इज इक्वल टू √2a। अब ए सी जो है, अगर मैं ए सी को यहाँ रख दूँ और इस 2 को वहाँ ले जाऊँ, तो ए सी कितने के बराबर हो जाएगा, 2d के। तो मैं ए सी की जगह 2d लिख देती हूँ। सो अब d को यहीं छोड़ देते हैं और इस 2 को इसके नीचे ले आते हैं। आप 2 को √2 और √2 के बराबर ले सकते हो, क्योंकि अगर हम दोनों √ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोबारा आंसर 2 मिलेगा। सो d विल बी इक्वल टू a बाय √2। अगेन r क्या होता है, d/2। सो हम कह सकते हैं 2r इज इक्वल टू d, हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब इस d की जगह हम लिखेंगे 2r एंड r विल बी इक्वल टू 2, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गई r और a के बीच में, ये हो गई r और a के बीच में रिलेशन, और ये हो गई d और a के बीच में रिलेशन। नाउ लास्ट आता है फॉर बॉडी सेंटर्ड। ना बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ये एटम्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स प्लस बिल्कुल सेंटर ऑफ बॉडी 2 जगह प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो d होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। नाउ सी डी इक्वल था
√3a के बराबर। अगेन मैंने पैकिंग एफिशिएंसी में आपको ये चीज़ बताई थी कि ये जो मैंने आपको एरिया था, ये जो एरिया था आपको मैंने करके बताया था कि दैट वाज इक्वल टू √3a। तो ये वाला एरिया ज़रूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखिएगा कि मैंने किस तरीके से इस वाले पोर्शन को, इस जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ एक इसमें तीनों के बीच जो लाइन जा रही है, इस वाले को मैंने √3a कैसे किया था। नाउ d को हम यहाँ रखेंगे, तो ये मिल गया हमें d और a के बीच में रिलेशन। अब बारी है r और a के बीच के रिलेशन की। अगेन 2r लिख देंगे। अब हम ले जाएंगे 2 को उस साइड, ये बन गई r और a के बीच की रिलेशन। ना क्वेश्चन है डेंसिटी के ऊपर बेस्ड। एक्स-रे डिफ्रैक्शन शो दैट द कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट। अब देखिए पहले FCC देख लीजिए। FCC है यानी जो Z का नंबर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 4। यहाँ से आपको Z का नंबर मिल जाएगा। विथ सेल एज, सेल एज का मतलब आपको मिल गई A की वैल्यू ऑफ 3.608 10 की मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। आपको A की वैल्यू मिल गई। इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट द कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी। आपको डेंसिटी मिल गई कितने की, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। सो हमें Z भी मिल गया, A भी मिल गया, D भी मिल गया। हमें एटॉमिक मास निकालना है। पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखोगी। डेंसिटी इज इक्वल टू Z बाय मल्टीप्लाई बाय M, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई एज लेंथ का क्यूब, यानी वॉल्यूम हमने नीचे एक्सप्रेस किया है। अब यहाँ पर हमें निकालना है M को, तो इसको ले जाइए उस साइड और Z को लीजिए नीचे की तरफ। वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। डेंसिटी की वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। एच लेंथ हमें मिल गई है, उसको क्यूब करेंगे। नंबर ऑफ एटम इज 4। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो यूनिट आएगी दैट विल बी 60, जो वैल्यू आएगी वो है 63.1 एंड जो यूनिट है ग्राम पर मोल। कैसे आया है ग्राम पर मोल, देखिए डेंसिटी की जो यूनिट थी दैट वाज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट थी सेंटीमीटर क्यूब और इसकी यूनिट है मोल इनवर्स। आप मोल इनवर्स को 1/मोल में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। नंबर ऑफ एटम ही है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से यूनिट डिराइव की जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर हम मान लें कि जो रेडियस है स्फीयर का इन क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, उसे हम R से डिनोट कर रहे हैं, रेडियस को कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, तब जो रेडियस होगा टेट्राहेड्रल वॉइड का वो इक्वल होगा 0.225 R के बराबर और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा वो होगा 0.414 R के बराबर। अगर आप आयनिक कंपाउंड्स ले रहे हो, आयनिक कंपाउंड्स यानी इसमें प्लस एंड नेगेटिव चार्जेस इन्वॉल्व होंगे, तो फॉर केटाइंस जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो इसके लिए R प्लस यानी रेडियस ऑफ केटाइन विल बी इक्वल टू 0.225 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ एनायन। जो केटाइन ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उनके लिए ये फॉर्मूला अप्लाइड होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेडियस रेशियो। कैसे निकालते हैं, इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ केटाइन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। आपको क्वेश्चन में मान लीजिए केटाइन का रेडियस दिया है, एनायन का रेडियस दिया है, दोनों रेडियस को डिवाइड कर दीजिए, आपको रेडियस रेशियो मिल जाएगा। अब रेडियस रेशियो की मदद से कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के बारे में पता लगाया जा सकता है। अगर रेडियस का रेशियो इतनी वैल्यू के अंदर है, इतने से इतनी वैल्यू के बीच में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3 और स्ट्रक्चर होगा प्लेनर ट्राइंगुलर। और अगर 0.225 से 0.414 तक के बीच का है तो 4
एंड टेट्राहेड्रल। ये वैल्यू के बीच का है तो 6 एंड ऑक्टाहेड्रल। ये वैल्यू के बीच का है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी और यहाँ की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो इतनी वैल्यू की रेंज में अगर आता है, ये वैल्यूज़ की रेंज दे रखी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई भी वैल्यू इनके बीच में आती, मतलब मान लीजिए 0.16 है, तो 0.16 तो इन्हीं के बीच में आ रही है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3 और अरेंजमेंट होगा प्लेनर ट्रायंगुलर। नाउ तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई भी नंबर है, आपने रेडियस रेशियो निकाला, देखा कि लिमिट कि वो किस रेंज में आ रहा है, आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। तो अगर वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और अरेंजमेंट होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फ्रॉम नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड। नाउ नंबर ऑफ ऑक्टेडल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल जो प्रेजेंट होंगे क्लोज पैकिंग के अंदर, यानी जितने पार्टिकल होंगे क्लोज पैकिंग में उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे निकाला जाता है? 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी आपको जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे उसका ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। नाउ अगर मान लीजिए एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में देयर आर n स्पेयर्स, तो n स्पेयर्स है, तो तब उस केस में जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे दैट विल बी n एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी 2n। नाउ क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है जो बना है 2 एलिमेंट से x एंड y। Atom of element Y, it makes CCP यानी cubic close packed structure, and those of element X occupy all the octahedral voids. What is the formula of compound? Now, हम suppose करते हैं कि जो atoms हैं that is Y in CCP वो है n के बराबर। अब जितने number of atom हैं CCP में उतने ही number of octahedral void होंगे। हमने एटम्स को माना है n, यहाँ पर एटम्स माने हैं n, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी ऑल्सो इक्वल टू n। अब हम निकालेंगे फॉर्मूला, ये निकाल रखा है, फिर से मैं एक बार दोबारा लिख रही हूँ, अब दोनों को लिख दीजिए। अब यहाँ पर x के बारे में क्या कहा है? इट ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड n के बराबर है, यानी x के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हुए n, तो आप लिखोगे n। y के अंदर तो हमने बोला ही है कि नंबर ऑफ एटम्स जो CCP में है वो n के बराबर है, और y क्या कर रहा है? CCP बना रहा है, तो इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स हुए n कैंसिल हुआ, बचा क्या? 1:1, इसलिए x के नीचे है 1, y के नीचे है 1, या आप सिंपल लिख सकते हो x/y। तो ये बन गया फॉर्मूला x/y का। नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट्स कह लीजिए इम्परफेक्शन। परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, पार्टिकल प्रॉपर सीक्वेंस में प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, पूरा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। अगर इस ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को कहते हैं हल्का सा उसमें खराबी से आ जाए तो हम कहते हैं कि डिफेक्ट हुआ है। तो डिफेक्ट यहाँ पर दो तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। आप लोगों ने पॉइंट डिफेक्ट पढ़ने हैं डिटेल के अंदर, बट मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगी पहले कि दोनों आखिर हैं क्या। मान लीजिए इस तरह की एक अरेंजमेंट है, प्रॉपर्ली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है ये। अगर कोई भी इरेगुलरिटी आती है एक पॉइंट के आसपास या एक एटम के आसपास, तो उसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। देखिए यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा से लग रहा है और सब ठीक ठाक है, तो एक पॉइंट में, एक एटम में मुझे डिफेक्ट कुछ इरेगुलरिटी से नज़र आ रही है, तो इसे कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। और अगर पूरी की पूरी रो जो लैटिस पॉइंट की पूरी मान लीजिए पहले इस तरह थी, बिल्कुल ठीक है, अरेंजमेंट प्रॉपर्ली है, बट बाद में ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा से लग रहा है यहाँ पर, तो इसे कह रहे हैं हम डिफेक्ट आया है। और ये डिफेक्ट पूरे रो में है, लैटिस पॉइंट की पूरी रो में है, तो इसे कहेंगे लाइन डिफेक्ट। पॉइंट ऑफ डिफेक्ट आपने डिटेल में करना है,
तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इन दोनों को मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगी। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के साथ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते क्या है? अगर इम्परफेक्शन क्रिस्टल में इस तरह से है कि केटायन और एनायन का रेशियो वैसा ही है जैसा फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसे कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे कि मान लीजिए एक फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है AB। अब इसमें A का नंबर है 1 और B का नंबर है 1। मान लीजिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो केटायन और एनायन का जो भी रेशियो होगा, उस रेशियो के अकॉर्डिंगली ही केटायन और एनायन का रेशियो रहेगा। यानी स्टाइकोमेट्री ऑफ सॉलिड डिस्टर्ब नहीं की जाती। तो डिफेक्ट इस तरह है कि जो रेशियो है केटायन और एनायन का वो वैसा ही रहता है जैसे फॉर्मूला के अंदर बताया गया है। मान लीजिए इसका रेशियो 1 है, इसका रेशियो 1 है, केटायन का रेशियो 1 है, एनायन का रेशियो 1 है। तो जैसा रेशियो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में है वैसा ही रेशियो केटायन और एनायन का पूरे जो डिफेक्ट है उसमें केटायन और एनायन का रेशियो 1:1 रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रेशियो 1:1 रहेगा। 1:1 रेशियो सिर्फ आपको समझाने के लिए इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, और जैसा फॉर्मूला होगा वैसा ही उसका रेशियो होगा केटायन और एनायन का। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को हम इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं। नाउ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के हम टाइप करेंगे। नंबर 1 वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी यानी कुछ जगह खाली है। तो देखिए मान लीजिए ये पूरा क्रिस्टल है आपके पास, लैटिस पूरा है पूरा, यहाँ पर ये लैटिस पॉइंट यहाँ नहीं है, ये लैटिस यहाँ नहीं है, यानी यहाँ पर कुछ डिफेक्ट आया है और जगह खाली हुई है, कुछ लैटिस के साइड्स खाली हुए हैं, तो इस डिफेक्ट को बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है सराउंडिंग में से, इसलिए इससे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। डेंसिटी में डिक्रीज देखा जाता है। डेंसिटी में डिक्रीज इसलिए आता है क्योंकि वॉल्यूम जो है डिफेक्ट में, देखिए वॉल्यूम यहाँ पर चेंज नहीं होता, पर मास में तो चेंज आता ही है, मास डिक्रीज हो जाता है और इसी वजह से डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। देखिए इसके मास में और इसके मास में ऑब्वियसली डिफरेंस है, इसका मास कम होगा बट वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी कम है, क्योंकि मास जो ये पूरे इसका जो डिफेक्ट की वजह से मास में कमी होती है, इस वजह से डेंसिटी भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जब कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट होता है तो उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट यहाँ देखिए, ये जगह खाली होती है, इन्हें कहा जाता है इंटरस्टिशियस। अब यहाँ पर पार्टिकल, एक्स्ट्रा पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, तो इसे कहा जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट की वजह से जो ऑब्वियसली मास में इंक्रीज देखा जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा बट मास में इंक्रीज देखा जाएगा, यानी डेंसिटी के अंदर भी इंक्रीज आएगा। जो नॉन आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नॉर्मली दिखाते हैं। तो अब बारी है आयनिक सॉलिड्स की, वो किस तरह के डिफेक्ट दिखाते हैं? वो दिखाते हैं स्कॉटी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट का मतलब है, जैसे कि देखिए यहाँ पर A प्लस B नेगेटिव, यानी एक केटायन एक एनायन, प्रॉपर अरेंजमेंट की है मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर अगर एक केटायन अगर मिसिंग है तो उतने ही एनायन भी मिसिंग होंगे, और इस डिफेक्ट को बोलते हैं स्कॉटी डिफेक्ट, यानी केटायन और एनायन का इक्वल नंबर मिस होगा, सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे।
अब कौन से कंपाउंड्स कॉर्डी डिफेक्ट दिखाते हैं? जिन कंपाउंड्स के अंदर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और केटायन और एनायन के साइज में बहुत कम डिफरेंस होता है, वो कंपाउंड सिखाते हैं स्कॉटी डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये दिखाते हैं स्कॉटी डिफेक्ट क्योंकि उनकी केटायन और एनायन में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इनकी केटायन और एनायन के साइज के बीच में स्मॉल डिफरेंस होता है। डेंसिटी, ऑब्वियसली जब आयंस कम होंगे तो मास भी कम होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा बट मास तो कम होगा यानी डेंसिटी कम हो जाएगी। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर आयन अपनी साइड से गायब होता है और वो ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल साइट को। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का, क्योंकि पार्टिकल ने इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई किया है तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अपनी जगह से वो मिसिंग है तो वैकेंसी डिफेक्ट। यूजुअली जो केटायन होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं यूजुअली जनरली, और वो ऑक्यूपाई करते हैं इंटरस्टिशियल साइट। फ्रैंकल डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि जो स्मॉलर आयन होते हैं वो अपनी साइड से डिसलोकेट हो जाते हैं, अपनी साइड से हट जाते हैं। कहाँ पर? टू इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। अब जो कंपाउंड्स फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाते हैं उनके पास होता है लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड केटायन और एनायन के साइज के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो स्कॉटी एंड फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है। फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो एल्कली मेटल हैलाइड्स में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि एल्कली मेटल जो आयंस होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट पे फिट नहीं होते। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी में कोई असर नहीं होता क्योंकि पार्टिकल कोई भी यहाँ वहाँ मिसिंग नहीं होता है, पार्टिकल वहीं होते हैं। हाँ, अपना जगह नॉर्मल साइड से इंटरस्टिशियल साइड पे जाते हैं बट कोई भी उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके मास में या कहें हम पूरे क्रिस्टल के मास में कोई चेंज नहीं आता। सो डेंसिटी पे असर कुछ नहीं होता। इस वीडियो को अगर वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।